अपने पसंद के गहने देख ममता खुश हो गई, लेकिन रस्म तो बिना भाई की अधूरी थी। पंडित जी ने भाई को बुलाने के लिए कहा तो ममता चारों ओर अपने भाई विनोद को देखने लगी। करीब आधा घंटा बीत गया, विनोद का कहीं पता नहीं चला। गांव की औरतें, रिश्तेदारों की औरतें सब आपस में बातें करने लगी। अरे, भाई आए भी तो कैसे? पिछली बार तो इसने अपने भाई की कितनी बुरी तरह से बेइज्जती की थी, कितना सुनाया था उस बेचारे को, उस अपाहिज को। औरतों की बातें सुन ममता 2 साल पहले की घटी घटना को याद करने लगी, जब उसके बड़े बेटे की शादी में मायके से आया सामान देख ममता अपने भैया विनोद के ऊपर भड़क गई। भैया, अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं थे तो आप मुझे बता दिए होते, मैं अपनी तरफ से पैसे और गहने भेज देती। कम से कम सबके सामने दिखाकर मेरी इज्जत तो बचा सकते थे ना। आज आपकी वजह से मेरी इज्जत चली गई। अपने भाई को इतनी बुरी हालत में व्हील चेयर पर देखकर भी ममता उसे भला बुरा कहने लगी। विनोद ममता को समझाते हुए बोला, देखो ममता, समझने की कोशिश करो। इस बार मुझसे ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा भाई कम से कम ऐसी हालत में भी तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरी हालत तुम्हारे सामने है, मैं किस स्थिति में आया हूँ ये तो सबके सामने है। मेरी हालत देख, मैं चलने के लायक नहीं हूँ, फिर भी तेरी इज्जत के लिए मैं यहाँ पर व्हील चेयर पर आया हूँ। इससे बड़ी बात तुम्हारे लिए और क्या होनी चाहिए? और बात रही गहनों की, तो अभी देखो, मैंने बेटी की शादी की। शादी के तुरंत ही बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। शादी के भाग दौड़ में ऑफिस कम गया। एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल 2 महीने बेड पर पड़ा रहा। शादी में इतने खर्चे हो गए और जो बचे थे वो सब मेरे ऑपरेशन में लग गए, तो इस बार मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी देख, मैं तेरे लिए ये अंगूठी बनवाई है और ये साड़ी देख 4,000 की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन को ये साड़ी और गहनों से इतना प्यार है। तू तो मुझे सामने देखकर ही खुश हो गई है ना कि मैं कैसे लोगों के सहारे तेरे बेटे की शादी में आ गया हूँ, तेरी इमली की रस्म करने, है ना? इतना सुनते ही ममता भड़क कर गुस्से में कहती है, भैया, आप बहुत चतुर हो। अपनी चिकनी चिकनी बातों में फंसाकर एक साड़ी और ये पतली सी अंगूठी पकड़ा दी मुझे सबके सामने। आपको पता है पीठ पीछे औरतें कैसी कैसी बातें कर रही थीं? आपको अगर मेरी इज्जत का इतना भी ख्याल था, अगर आपसे नहीं हो पा रहा था, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आप मुझे बता दिए होते, मैं कोई व्यवस्था कर देती। कम से कम मेरी इज्जत तो बच जाती। इस तरह सबके सामने मेरी नाक तो नहीं कटती। बताओ, सबको पता है कि मैं अपने मायके की लाडली हूँ, अपने भाई की लाडली हूँ, और मेरे बेटे की शादी में पहली बार ही मेरे भाई ने मेरी नाक कटवा दी। एक अंगूठी देकर, एक साड़ी देकर इमली की रस्म पूरी कर दी। ममता इतने गुस्से में तेज तेज बोल रही थी कि वो ये भी भूल बैठी कि उसकी आवाज़ बाहर बैठी औरतों तक जा रही थी। ममता का इस तरह विनोद को जलील करना विनोद को बहुत खल गया। उसे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। विनोद को लगा था कि ममता उसे समझेगी कि मेरा भाई अभी 3 महीने पहले ही तो बेटी की शादी किया था और शादी के तुरंत बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसका पैर टूट गया। पैर का ऑपरेशन करवाने के बाद 2 महीने से घर पे पड़ा है। तो जब विनोद ऑफिस ही नहीं जाएगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? और सरकारी नौकरी तो है नहीं कि घर बैठे बैठे पैसे मिल जाएंगे। विनोद को लगा कि अगर मैं एक साड़ी भी दे दूंगा तो ममता उसे बहुत समझेगी, लेकिन यहाँ तो एक अंगूठी और एक साड़ी पर भी बहन की भारी बेइज्जती हो गई, और वो बेइज्जती इतनी बढ़ गई कि वो आपे से बाहर हो गई और भाई के ऊपर चीखने चिल्लाने लगी। सबके बीच में खुद को जलील महसूस कर विनोद की आंखें भर आई थी। विनोद की पत्नी सुधा वहीं पास में खड़ी चुपचाप विनोद के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से दबा रही थी, जैसे विनोद को कह रही हो कि विनोद, दीदी का स्वभाव तो आपको पता है ना, थोड़ी सी लालची किस्म की है, इसलिए आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए और कुछ भी दिल पर मत लीजिए, नहीं तो आपकी बीपी हाई हो जाएगी, आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। सुधा को इस समय बस अपने पति की ही चिंता हो रही थी, क्योंकि विनोद को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी।
ममता जब विनोद पर गुस्सा होने के बाद कमरे से बाहर चली गई तो विनोद सर पकड़ के वहीं बैठा रहा। चलने फिरने की तो उसकी ताकत नहीं थी। सुधा पति के दिल की हालत अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए खुद को मजबूत करते हुए उसने विनोद से कहा, विनोद, आपको पता है ना, दीदी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें करती हैं। उन्हें अपने आगे किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है और उनकी हरकतें तो सबको पता है। इसके बावजूद भी आप उनकी बातों को दिल पे लगाए हैं। अगर आपका अभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो फिर मैं दवाई भी नहीं लेकर आई हूँ। परेशान तो आप ही होंगे ना, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सुधा की बातें सुन विनोद दुखी होकर बोला, मैं क्या करूँ सुधा, तुमने देखा ना ममता किस तरह से बातें करके गई है और कितना तेज तेज बोल रही थी कि बाहर जाने कितनी औरतों ने उसकी बातें सुनी होगी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन दीदी की तो आदत है शुरू से आपको नीचा दिखाने की। वो हर चीज़ को पैसे से जोड़ती हैं। उनकी नज़रों में रिश्ते की कोई कीमत नहीं है। पैसा ही उनके लिए भाई बाप माँ बाप सब कुछ है। नहीं तो दुनिया में ऐसी कौन सी बहन होगी जो अपने भाई की इतनी दुख तकलीफ के बावजूद भी उसे इतना सब कुछ सुनाकर चली जाएगी। अगर दीदी को आपकी फिक्र होती, आपकी परेशानी का थोड़ा भी अंदाज़ा होता तो आपके यहाँ आने मात्र से ही वह खुश हो जाती, लोगों से कहती फिरती कि देखो मेरा भाई 2 महीने से बेड पर पड़ा था, आज कितनी मुश्किल से कितने लोगों के सहारे व्हील चेयर पर बैठकर मेरी इज्जत बढ़ाने आया है। लेकिन ये सामाजिक बातें पैसे वाले कहाँ समझ सकते हैं। दीदी को तो सबको दिखाना था कि आप भर भर के गहने महंगी कीमती साड़ियाँ लाते तो समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाती, उनकी नाक ऊंची हो जाती। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिसे 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, जो 2 महीने से बेड पर पड़ा है, जो अभी अपनी बेटी की शादी किया हो, वो इतना खर्च कहाँ से कर पाएगा। खैर जैसे तैसे तो सुधा ने विनोद को समझाया, लेकिन पूरी शादी में ममता विनोद से मुंह फुलाकर बैठी रही। उसे विनोद की हालत की बिल्कुल परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि उसने विनोद को गुस्से के मारे कुछ खाने पीने को भी नहीं पूछा। विनोद अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहा था, इतना बेइज्जत महसूस कर रहा था कि अब उसे वहाँ पर रुकना मुश्किल लग रहा था। जैसे ही शादी खत्म हुई वो सुधा से चलने के लिए बोला। विनोद ममता से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती सुधा के कहने पर मिला कि अगर ममता दीदी को पता चल गया कि आप उनसे मिले बिना चले गए तो फालतू में और नौटंकी करेंगी। इससे अच्छा है जाते जाते बस एक बार मिल लेते हैं। कहते हुए सुधा विनोद का व्हील चेयर ममता के पास लेकर जाती है। विनोद को देखते ही ममता मुंह फेर कर बैठ जाती है। सुधा तुरंत विनोद के कंधे पर हाथ रख विनोद को इशारों में ही शांत रहने के लिए कहती है। विनोद ने कहा, ममता अब मैं चलता हूँ। मैं अपनी दवाई भी नहीं लाया हूँ और शादी भी ख़त्म हो गई है और लगातार चेयर पर बैठे बैठे मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। इतना सुनने के बाद भी ममता ने कुछ नहीं बोला, ना ही पलट के एक बार विनोद को देखा। ममता के व्यवहार से विनोद की आंखें भर आई। एक बार उसके जी में आया कि काश मेरे पैर सही होते तो मैं यहाँ से तुरंत भाग जाता। जब ममता ने विनोद को नहीं देखा तो विनोद ने सुधा को चलने के लिए इशारा किया। सुधा भी चुपचाप वहाँ से निकल ली। घर आने के बाद आखिरकार रो पड़ा विनोद और रोते हुए सुधा से कहता है, सुधा आज तक तो मैं इतना बेइज्जत अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था जितना ममता ने अपने ससुराल में कर दिया। मुझे तकलीफ़ इस बात की नहीं कि ममता ने मुझे बेइज्जत किया, मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि ऐसी हालत में भी ममता को अपनी पड़ी थी। उसने एक बार भी मेरी हालत के बारे में नहीं सोचा। ममता का व्यवहार तो ऐसा था जैसे मैं उसका सौतेला हूँ, सगा नहीं। बुरा तो सुधा को भी बहुत लगा था, लेकिन वो विनोद के सामने कुछ बोल नहीं रही थी। उसे पता था कि अगर मैं विनोद की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी तो विनोद को और तकलीफ होगी। इसलिए सुधा ने विनोद को समझाने की कोशिश की। विनोद, एक ही बात को बार बार आपसे कह रही हूँ, आप उनके स्वभाव से शुरू से परिचित हैं, जानते हैं। जब माँ बाबूजी थे तब भी वो कितनी जिद्दी थी। उनको जिद्दी बनाने के पीछे माँ जी का हाथ है। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती वो उन्हें तुरंत शुरू से मिलती गई। रुपए पैसे की कोई दिक्कत उन्होंने कभी महसूस ही नहीं की।
शुरू से ही उन्हें जैसा माहौल मिला वो वैसी ही बन गई हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप उनकी बातों को इतना सीरियस लेते हैं। सुधा ने विनोद को तो समझा दिया, लेकिन खुद को कैसे समझाए। खुद सुधा को विनोद के लिए बहुत दुख हो रहा था। ममता की हरकतें उसके भी दिल को तोड़ चुकी थीं। विनोद का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी, इसलिए विनोद ने अभी बेटी की शादी कर दी। शादी से 10 दिन पहले विनोद ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। प्राइवेट नौकरी थी तो छुट्टी के पैसे भी कट गए, लेकिन इज्जत की बात थी, इसलिए विनोद ने शादी के 10 दिन पहले और शादी के 10 दिन बाद की छुट्टी ले रखी थी। जैसे ही छुट्टियां खत्म होने को आई, विनोद का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका पैर भी टूट गया। और इसी बीच ममता के बेटे की शादी पड़ गई। शादी में भी विनोद का जाना जरूरी था, क्योंकि वहाँ पर एक इमली की रस्म होती है जो भाई करता है। अब 2 महीने से विनोद ऐसे ही बेड पर पड़ा था, तो 2 महीने की सैलरी भी नहीं मिली। जो थोड़ा बहुत शादी के बाद सेविंग बची थी, वो सब विनोद के ऑपरेशन में, इलाज में खर्च हो गए। घर के खर्च जैसे तैसे चल रहा था। जब घर का मुखिया ही घर बैठ जाए तो घर का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद भी विनोद ने कुछ पैसों का जुगाड़ करके ममता के लिए अंगूठी और साड़ी खरीदी थी। उसे लगता था कि ममता इतने से भी खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे तो मेरी हालत के बारे में सब कुछ पता है। मेरी बहन के लिए इस समय मेरा वहाँ पहुँचना ही काफ़ी होगा। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। ममता ने विनोद को बुरी तरह से जलील किया। ममता को उम्मीद थी कि विनोद उसके लिए इमली की रस्म में अच्छे खासे गहने और कुछ साड़ियाँ तो जरूर लेकर आएगा, जिसके चलते ममता ने अपने ससुराल में भी खूब बढ़ा चढ़ाकर मायके की बड़ाई की थी। फिलहाल इतना सब कुछ होने के बाद ममता ने विनोद से बात करना ही बंद कर दिया था। ममता की नाराज़गी इस कदर बढ़ गई कि ऐसी हालत में भी वो विनोद का हालचाल जानने की जरूरत नहीं समझी और ना ही कभी मायके आई। विनोद भी ममता के व्यवहार से काफ़ी दुखी था। 1-2 बार सुधा के कहने पर उसने ममता से फ़ोन पर बात करनी भी चाही, लेकिन ममता ने साफ साफ बात करने से मना कर दिया। इसके बाद फिर विनोद ने पलटकर कभी भी दोबारा ममता को फ़ोन नहीं किया। आखिरकार विनोद भी अपने आप को कितना नीचे गिराता। करीब 2 साल ऐसे ही निकल गए। 2 साल तक ममता विनोद से नाराज़ रही। एक दिन अचानक ही ममता का फ़ोन सुधा के पास आता है। ममता के छोटे बेटे की भी शादी पड़ गई थी। 10 दिन बाद ही शादी थी। ममता ने सुधा से कहा, भाभी भैया को बता देना छोटे की शादी पड़ गई है। अब थोड़ा बहुत हालचाल पूछने के बाद ममता ने फ़ोन रख दिया। पास में ही विनोद बैठा था, लेकिन ममता ने विनोद से बातें नहीं की। ममता की ये बेरुखी विनोद को और भी ज़्यादा खल गई। छोटे भांजे की शादी तय होने की खुशी तो थी, साथ ही साथ 2 साल पहले की सारी घटनाएं उसकी आंखों के आगे एक एक करके नाचने लगी। ममता का व्यवहार देखते हुए विनोद को दोबारा वहां पर जाने की हिम्मत ना हुई। और वैसे भी ममता को विनोद के जाने से मतलब था ही नहीं। उसे तो बस अपनी नाक ऊंची करनी थी ना। इसलिए विनोद भी ममता की नाक ऊंची करने के लिए, समाज में उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए इस बार ममता के हिसाब से गहने और महंगी महंगी साड़ियाँ और उस पर सारा श्रृंगार का सामान रखकर भिजवा दिया। इधर इमली की रस्म के समय ममता को सारा सामान मिल गया, लेकिन रस्म करने के लिए उसका भाई वहाँ पर नहीं मिला। सामान और अपने पसंद के गहने देखकर ममता खुश हो गई, लेकिन रस्म तो बिना भाई की अधूरी थी। पंडित जी ने भाई को बुलाने के लिए कहा तो ममता चारों ओर देखने लगी। अभी तक उसके भैया नहीं दिखे। ममता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो विनोद पर मन ही मन भड़की जा रही थी। करीब आधा घंटा बीत गया, विनोद का कहीं पता नहीं चला। गांव की औरतें, रिश्तेदारों की औरतें सब आपस में बातें करने लगी। उसमें से ही किसी एक औरत की बात ममता के कान में पड़ी। अरे भाई आए भी तो कैसे? पिछली बार तो इसने अपने भाई को कितनी बुरी तरह से बेइज्जत किया था, कितना सुनाया था उस बेचारे अपाहिज को। फिर भी इज्जत की खातिर अपाहिज था, व्हील चेयर पर बैठ कर आया था। इसके बावजूद भी इसने उसकी कोई इज्जत नहीं की, इतनी बुरी तरह से डांट रही थी। ऐसे में तो कोई भी भाई दोबारा नहीं आएगा। दूसरी औरत ने भी पहली वाली का समर्थन किया। हाँ, जरूर इसीलिए नहीं आया होगा। मैंने भी सुना था, इसने तो बहुत ही बुरी तरह से उसे बेइज्जत किया था। सच में तरस आ गया था बेचारे के ऊपर। सारी औरतों की बातें ममता के कानों में पड़ रही थी। एक एक करके सारी औरतें कहने लगीं, सब ममता को ही कोस रही थीं। हालत ऐसे हो गए
कि पिछली बार की घटी घटनाएं सबके सामने आ गईं और सभी बात करते करते ममता को ही भला बुरा कहते चले गए। आज ममता इतनी बुरी तरह से बेइज्जत हो रही थी कि वो कहावत हो गई कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ममता ने जिस समाज में, जिस लोगों के बीच में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपने भाई को इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया था कुछ गहनों के लिए, आज उसके पास वो सारे गहने थे, लेकिन जो असली इज्जत थी, जो असली गहना था, उसने उसकी कदर नहीं की। उसका भाई वही नहीं था। आज सबके बीच में खुद को बेइज्जत महसूस करके ममता को समझ में आया कि असली इज्जत, असली कीमत तो उसका भाई था, ना कि उसके साथ लाए हुए उसके गहनों की, उसकी साड़ियों की। लेकिन अब ममता कर भी क्या सकती है। जैसे तैसे किसी मुंह बोले को भाई बनाकर रस्म पूरी की गई। ममता की सारी करनी उसके आगे आ गई थी। जैसा उसने बोया था वैसा ही तो काटेगी। जिस समाज में उसने अपने भाई को जलील किया था, आज उसी समाज ने उसी बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया। उसके किए का हिसाब उसे सूद समेत वापस मिल गया था। आज ममता अपने भाई की असली कीमत समझ गई थी, इसलिए शादी खत्म होते ही वो सबसे पहले भागकर मायके गई। अपने भाई को देखते ही उसके पैरों में गिरकर रो पड़ी। ममता का बदला हुआ रूप देख विनोद और सुधा दोनों ही हैरान थे, लेकिन सुधा को इस बात की खुशी थी कि देर से ही सही, कम से कम ममता को विनोद की अहमियत का पता तो चला, असली कीमत तो पता चली।